बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट विद राहिल हुसैन में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, आज भी मुल्क के अंदर सियासी गर्मा गर्मी रही और कुछ हेडलाइंस जो आपसे शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास हुआ। इस मुशावरती इजलास के बाद इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आज मरियम नवाज शरीफ ने भी अदलिया को आड़े हाथ लिया। उनका कहना यह था कि हमेशा इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का रास्ता रोका गया, डिक्टेटर का नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर 40 साल आमरीत रही और 4 डिक्टेटर ने 10-10 साल पूरे किए, लेकिन कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इसके अलावा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी इस कन्वेंशन से खिताब किया। उनका कहना यह था कि एक शख्स की हटधर्मी किसी सूरत कबूल नहीं है। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर और उनके मुताबिक मुकर्ररा वक्त अक्टूबर के अंदर आता है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी आज मुल्क में 75 जगहों के ऊपर इजहार तशक्कुर मनाने के लिए रैलियों का एहतमाम किया है। उनका कहना यह है कि हम अदलिया के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और करते रहेंगे। कबल अजी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम ने भी आज इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। उनका इस हवाले से जो कहना था, उनका कहना यह था कि कल एक और करारदाद कौमी असेंबली के अंदर आएगी। ये करारदाद क्या कर सकेगी, करारदाद की कानूनी हैसियत कुछ है भी या नहीं, या फिर करारदाद एक खाली कागज के पुर्जे से ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आइन से जो खिलवाड़ हुआ आज तक इस किस्म का खिलवाड़ नहीं हुआ। आज प्रोग्राम के अंदर हमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके अंदर बैरिस्टर आरिफ चौधरी मौजूद हैं। आरिफ चौधरी सीनियर कानूनदान हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर रहे हैं। इसके अलावा फरहाद अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हमें ज्वाइन करेंगे। गौहर जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और बदर अली हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है। आगाज करते हैं आरिफ चौधरी साहब से। आरिफ चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। आरिफ चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आरिफ चौधरी साहब, जानना आपसे ये चाहूंगा कि इंतखाबात कैसे मुमकिन हो पाएंगे। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, दूसरी जानिब वजीर आजम आते हैं और उनका कहना यह है कि इंतखाबात के लिए एक और करारदाद पेश करेंगे। वजीर दाखिला कहते हैं कि मुकर्ररा वक्त सितंबर अक्टूबर के अंदर होंगे। ये कुछ हो क्या रहा है? आरिफ चौधरी साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं आ रही। आरिफ चौधरी साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आ रही है। आरिफ चौधरी साहब, एक जानिब इलेक्शन कमीशन इस स्केड्यूल का ऐलान कर रहा है, दूसरी जानिब हुकूमती एहलकार कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर सितंबर अक्टूबर के अंदर होंगे। क्या खेल खेला जा रहा है? आवाम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी रहनुमाई कीजिए कि किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे या मुल्क इसी तरह गोमगो की कैफियत के अंदर रहेगा? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है कि जो हुक्मरान है, मौजूदा जो सिविलियन हुक्मरान है, उनकी कोशिश और ख्वाहिश यह है कि वो इस सूरत हाल में विक्टिम कार्ड खेले, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया नहीं है। महंगाई और जो हालात है वो काबिल बयान नहीं है। जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, जिस तरह लोगों को अजियत दी है, जिस तरह तकलीफ में मुबतला किया है माशी तौर पर, हर लिहाज से मैं समझता हूँ इंतजामी तौर पर, तो वो समझते हैं कि चूंकि इलेक्शन अदरवाइज भी उनके लिए तो एक कत्ल है, तो कत्ल की बजाय वो खुदकुशी करना चाहते हैं। तो वो खुदकुशी यही है कि वो रास्ता इस तरह का पैदा कर रहे हैं जिसमें उनकी नाअहली जो है वो यकीनी है। जो उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 190 जो है वो इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि हर शख्स पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का, चपरासी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उनके पास इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपने फैसले को मनवाने के लिए फौज को भी तलब कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर यह है कि जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं उनको बुला के तौहीन अदालत की सजा दे के, आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी गई थी और उसके बाद वो नाहल हो गए थे। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल जो है वो खुद इन्वाइट कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है, मैं तो हैरान होता हूँ कि यानी नवाज शरीफ साहब की अब सारी आप जब दिखाते हैं उनकी वीडियोस को, किस तरह वो आइन के रखवाले बने हुए थे जब यूसुफ रजा गिलानी का मामला था, और जरा बराबर इन्हें शर्म नहीं आती कि उन्होंने कल तक क्या कहा और आज वो क्या कर रहे हैं। और फिर ये है कि खुद वो एक ऐसे शख्स जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, वो लंदन में बैठकर यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दो। और ये उन्हें ये भी नहीं मालूम कि रेफरेंस जो है
किस बुनियाद पे फाइल किया जाता है, और इस तरह का क्या ये ऐसा तो कभी हमने फौजी हुक्मरानों को भी नहीं देखा। और फिर आपने आरिफ शेख देखा कि जिस साहब, कतई कलामी की माफी चाहूंगा कि अगर वो ये स्टैब्लिश करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि मिसकंडक्ट मौजूद है, आप अगर उनकी कोई करप्शन साबित नहीं कर पाते, बाकी और कोई चीजें ऐसी साबित नहीं कर पाते, मिसकंडक्ट को अगर आप बुनियाद बनाते हैं, तो क्या ये रेफरेंस फाइल हो पाएगा उन 3 जजेस के खिलाफ जिन्होंने ये फैसला दिया? फैसले की बुनियाद पर किसी शख्स के खिलाफ मिसकंडक्ट साबित यानी आप नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि सेठ वकार का जब केस आया था तो उस वक्त के वजीर कानून जो थे फरोग नसीम साहब, उन्होंने ये कहा था कि जनाब इनके खिलाफ हम रेफरेंस फाइल करेंगे। तो सबसे पहला कमेंट मेरा था उस वक्त, मैंने कहा कि वजीर कानून साहब को ये बताएं कि वो कानून पढ़ लें, आइन पढ़ लें, क्योंकि रेफरेंस जो है वो सिर्फ मिसकंडक्ट की बुनियाद पर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रॉस कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट की बुनियाद पर उनके खिलाफ हो सकता है, अदरवाइज जज के खिलाफ उसके फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता। आरिफ शेख साहब, अगर ये रेफरेंस भिजवाया जाता है, जाहिर है सदर मुमलिकत के मार्फत से ही ये भिजवाया जाएगा, अगर सदर मुमलिकत इस हवाले से अदालत के साथ राब्ता कर लेते हैं, फर्ज करें ये एक कोशिश करते हैं काबीना या वजीर आजम के रेफरेंस भिजवाया जाए, और जाहिर है वो रेफरेंस पहले सदर पाकिस्तान के पास जाएगा, और सदर पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल करते हुए अगर अदलिया के साथ रुजू कर लेते हैं, तो फिर स्टेटस क्या होगा? नहीं, अदलिया के साथ क्या रुजू करेंगे वो कि भाई आपके खिलाफ मैं रेफरेंस भेजूं या ना भेजूं, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। मतलब है कि सदर मुमलिकत जो अगर तो उनका दिमाग इसी तरह रहता है तो वो जिस तरह के अभी तक माशाल्लाह वो ठीक चल रहे हैं, तो फिर तो किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है रेफरेंस जाना। ये तारीख उस तरह दोहराई नहीं जा सकती। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मामला उस वक्त आया था जब इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था, और उस वक्त इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया था जावेद इकबाल साहब को। पहले भगवान दास, फिर वो बाहर चले गए और जावेद इकबाल साहब जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए। तो उसके बाद जो सूरत हाल हुई आपके सामने है, पूरा मुल्क जो आज तो ऑलरेडी पूरा मुल्क सड़कों पे है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह की सूरत हाल पैदा करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली जजमेंट दी, और 2-3 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इसी सिलसिले में, तो उसके बाद तो फिर मैं समझता हूँ कि किसी इस तरह की जो जिसे कहते हैं जुडिशियल कू, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जज साहब कोई भी जो है वो अपने आप को तैयार कर ले कि वो अपने आगे आके जनाब चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल ले, और जो उनके मौजूदा चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। साहब, जस्टिस रमदे के फैसले की रोशनी के अंदर अब किसी जज को काम करने से भी आप नहीं रोक सकते। और अगर आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या कोई शख्स प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर रेफरेंस फाइल कर सकता है, और उस रेफरेंस की पोजीशन क्या होगी? प्राइवेट हैसियत में भी जब आप रेफरेंस फाइल करेंगे तो वो रेफरेंस बेसिकली फिर चीफ जस्टिस के पास जाएगा ना जी। चीफ जस्टिस रेफरेंस किसी और के पास जा ही नहीं सकता। अगर सर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है और वो रेफरेंस बराह रास्त जस्टिस काजी फायज ईसा या किसी और सीनियर जज की अदालत के अंदर फाइल कर दिया जाए, तो फिर क्या पोजीशन होगी? ये वो सवालात हैं जो आज पब्लिक के अंदर आम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी, गैर कानूनी और गैर आईनी सूरत हाल जो है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और अगर इसे इस तरह की सूरत हाल आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जिसका बिल्कुल आइन में और कानून में कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए इस तरह की सूरत अब तो देखिए मैं आपको अर्ज करूं, सीधी बात समझने की हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। इनमें से कोई चीज भी मुमकिन नहीं है जिस तरह वो सोच रहे हैं। होगा ये कि ये तो इन्हें अदालत में इन्हें तलब किया जाएगा, फिर तारीख दोहराएगी, ये उसी तरह कोशिश करेंगे डिवीजन की और इसमें सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की, और कोशिश ये होगी कि ऐसा मामला हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, चूंकि इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगी केयर टेकर्स के पास कि वो अपने मुद्दत मुअय्यना जो है उससे आगे चल सके। तो अगर वो चलने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है और वैक्यूम आता है। इस वैक्यूम में लामहाला तीसरी कुव्वत को आना पड़ेगा, इसके अलावा तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि अब इन्हें घर भेज दिया जाए, और उसके बाद हम ये कहें कि जनाब देखिए हमने तो उस वक्त अदलिया ने भी हमारे साथ जुल्म किया, और ये बाकी हालात भी इस तरह बना दिए गए, और हम जो डिलीवर करना चाहते थे डिलीवर नहीं कर सके। तो ये अपने तौर पर एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है,
ادروائز تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اب ان کے پاس راستہ کوئی ہے نہیں. اچھا شویب صاحب، اسلام آباد ایوانوں کے اندر سے جو باز گشت ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ یہ کچھ ٹائم بار چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ 20 اپریل تک معاملہ لٹک جائے. 20 اپریل کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں 20 اپریل کے بعد تو نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اکتوبر میں جو لے جانا چاہتے ہیں وہ تو یہ لے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ قاضی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں، حالات بدل جائے. جی وہ تو انتخابات کے لیے کر رہے ہیں نا کوشش. یہ جو ریویو پٹیشن وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو 20 اپریل تک لے جانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو کروں کہ ریویو جو ہوتا ہے نہیں ریویو جو ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنی ہی ججمنٹ کے خلاف ریویو جو ہے وہ تو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی وہ ایک ہی دن میں جاتے ہوئے وہی جج صاحبان سنیں گے، ریویو خارج کر دیں گے، کیونکہ ریویو تو کسی اور کے پاس لگ نہیں سکتا. لیکن سر جو قومی اسمبلی سے نیا قانون پاس کروا کے صدر مملکت کے پاس بھیجا ہے غالباً وہ 20 اپریل تک پاس ہو سکتا ہے اگر صدر مملکت انکار بھی کرے. اس کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ وہ جو قانون ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں چل سکتا. کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر تو کوئی یعنی آپ پراسپیکٹیو تو ہو سکے گا لیکن ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکے گا. اسے پچھلے کسی فیصلے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ اس قانون سازی کا حوالہ نہیں دے سکتے اور نہ اسے استعمال کر سکتے. اس طرح کی قانون سازی تو انڈیا میں بھی مسترد کر دی گئی اور پاکستان میں بھی متعدد فیصلے ہیں جس میں انہوں نے بالکل اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. شویب قانون کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم طالب علم ہیں، آپ استاد ہیں، لیکن اس قانون کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو پرانے مقدمات ہیں جیسے میاں محمد نواز شریف کا، یوسف رضا گیلانی کا مقدمہ ہے 1 مہینے تک ان کے خلاف بھی اپیل سنی جا سکے گی. نہیں میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، وہی قانون جو ہے وہ چیلنج ہو جائے گا. جی چونکہ جب پرسنٹ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی یہ تو ہر طرح کا قانون بنانے کی کوشش کریں گے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اور بیسک سٹرکچر کے ٹچ سٹون پہ آئے گا تو وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے. یہ لیجسلیشن جو ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے. لیجسلیشن آپ وہ کرتے ہیں جو عوامی مفاد کے لیے ہو اور اس میں کوئی عوامی مسئلہ ہو. یہ تو آپ ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے اس طرح کی لیجسلیشن کر رہے ہیں. اور ایک اور بات، آرٹیکل 184(3) جو ہے نا اس میں یہ اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے. اس میں اپیل پرووائڈ کرنے کے لیے لا کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو 2/3 امینڈمنٹ میجورٹی چاہیے امینڈمنٹ کر کے. تو آرٹیکل 184(3) تو رہے گا ویسے کا ویسے. تو یہ جو اپیل والی بات ہے یہ سوائے اس کے کہ آپ اس میں 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہو، ادروائز تو آپ اسے چھیڑ نہیں سکتے آرٹیکل 184(3) کو. شویب صاحب قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، ایک قرارداد جس دن فیصلہ آیا اس دن پاس ہوئی اور ایک قرارداد کے بارے میں وزیر اعظم کا کہنا یہ ہے کہ کل آئے گی. یہ قراردادیں سپریم کورٹ کا کچھ بگاڑ سکیں گی یا جسٹ ایک گاربیج کے اندر ہی جائیں گی یہ لوگ؟ ان قراردادوں کی گاربیج کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا مقام وہی ہے جو اس سے پہلے یہ ان کی گفتگو کا اور ان کی کیبنٹ میٹنگز کا اور ان کے فیصلوں کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین جو ہے نا اس کے مطابق سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں سپریم کورٹ کو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ اس نے انٹرپریٹ کرنا ہے لا کو اور آئین کو. آئین کی اور سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ آرٹیکل 187 کے تحت یعنی ہر شخص پہ پابندی ہے اس کی. اور عمل درآمد کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہاں اس کے لیے آرٹیکل 190 ہے. ٹھیک ہے نا جی. شویب صاحب ہماری عدالتیں اتنا لینینٹ رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آج اگر آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے جس قسم کی گفتگو کی، گزشتہ روز جس قسم کی گفتگو ہوئی اور باقی پی ڈی ایم کے جو رہنما گفتگو کر رہے ہیں وہ عدالتوں کی تضحیق اور توہین کے مترادف ہے. یہ رویہ عدالتوں کا کیوں ہے؟ اگر یہ ایسا ہوتا رہا تو گلی کوچوں کے اندر بھی عدالتوں کی تعظیم کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے ترجمان نہیں. ہم تو اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رول لوگ یہ جو ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹ آف لا کا حوالہ لا منسٹر بھی دے رہا ہے جو کہ قانون کی دھجیاں پہ کھیل رہا ہے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے کسی چیز کی نہ شرم رہی ہے نہ ان کے ذہن میں کوئی تصور رہا ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں.
कानून सीखने की, आइन सीखने की। लेकिन चोई साहब, हम लोग समझते हैं कि वुकला और बार कस्टोडियन है, हम समझते हैं कि अदालती निजाम के मुहाफिज है। जहां वुकला कस्टोडियन है ना, वो आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिलें खड़ी हैं अदलिया के साथ। आपने देखा कि पाकिस्तान भर के वुकला जो है उन्होंने कन्वेंशन के जरिए भी और यहाँ भी आके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मुजाहरा किया कि वो अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आप अदलिया की जो बात करते हैं ना कि अदलिया क्यों नहीं नोटिस दे रही, मेरे हिसाब से तो ये बात है कि चूंकि वो बड़े मसले में थे, बड़ा मसला ये था कि वो चाहते थे कि हर सूरत में ये जो फैसला है वो दे दें जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की जो वायलेशन हो रही है उसको से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला। अब ये सारे मामलात आएंगे, ये तौहीन अदालत वाली कार्रवाई ऑलरेडी वो पीटीआई जो है वो उसको प्लानिंग भी उन्होंने कर ली है और वो इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और एक दफा दोबारा कहिए, मैं सुन नहीं सका, ये प्लानिंग किसने की है तौहीन अदालत के हवाले से? तौहीन अदालत के लिए पीटीआई ने बाकायदा प्लानिंग की है कि इसको उन्होंने पिटीशन फाइल करनी है कंटेम्प्ट की बाई नेम मिनिस्टर्स के खिलाफ जो इस कैबिनेट के में बैठे हैं, इस मीटिंग में बैठे हैं, जिन्होंने इसमें शामिल होकर और जहां जहां जिसने भी जो बात की है उसके लिए वो कर रहे हैं और उन्होंने फाइल करना है। उसकी वजह यह है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ये उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, तो अब आपका क्या ख्याल है कि जो इलेक्शन के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास वो खामोश होकर बैठ जाएंगे कि जी ठीक है ये जो मर्जी करे? बात ये है कि तौहीन अदालत ऐसा तो नहीं होता ना कि अदालत फौरी तौर पर मरियम नवाज को पकड़ के कहे कि जाओ आपको जेल भेज है। उसका एक तरीकेकार है, पिटीशन आएगी, जवाब मांगा जाएगा, फिर शो का नोटिस होगा, ये सारी कार्रवाई। असल में चाहते ये यही है कि हमें अदालतें तलब करें और हम वही गंद डालें जो हमने माजी में किया था। और कोई मैं आज आपको बता दूं, इससे पहले भी बार बार मैंने तो ये बात क्लियरली की है कि इसमें वो अपने तौर पर आखिरी हद तक जाना चाहते हैं और आखिरी हद वही है कि भाई ये इलेक्शन ना करना पड़े और हमें घर भेज दिया जाए और कोई तीसरी कुव्वत आके वही कुव्वत जो है जो अभी भी मेरा ख्याल किसी न किसी तौर पर वो समझते हैं कि जी हमारे साथ है, उन्हें ये नहीं पता। और मैं हैरान होता हूं कि क्यों ना नहीं पता कि ये इक्तदार की जंग में कोई किसी के साथ नहीं होता। मशहूर मसल है कि जब आंधे ने पंजाबी बांदरी दे पैर सरदे ने तो बच्चे थले ला लेंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरफ शोएब साहब आपका, आपने हमें अपडेट किया और बताया कि कानूनी ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए और पीटीएम के लिए। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम नहीं मानते कि मुल्क में इंसाफ का कोई अदारा है। खैरपुर में एक तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि अदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े, हम इनका सियासत में मुकाबला करेंगे, इन कठपुतलियों को जवाब देंगे, तख्ते लाहौर में बैठकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि उन्हीं की अदालत की वजह से कायदे अवाम उनके नाना को फांसी दे दी गई थी। हमारे साथ इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान अली बदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बयान का मकसद क्या था, निशाना कौन था। अली बदर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी आपने अपने प्रोग्राम में आज बहुत गर्जे हैं आपके रहनुमा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो गुफ्तगू की है तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आती है, वो इस बयान में कहना क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राय साहब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ऑन मेरिट बात की है और सारी दुनिया के सामने बात की है। इसमें तौहीन अदालत वाली बात नहीं है। ना तो उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है, ना उन्होंने किसी जज की तौहीन की है। जो यहाँ पे जजों को थ्रेट करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट पे को थ्रेट करते हैं, उनको तो रिलीफ मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर कोई मेरिट की बात कर लेते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जिसके ऊपर हकीकत बयान करते हैं तो उसको समझा जाता है कि तौहीन अदालत है। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। अली भाई, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को सियासत में आने की दावत दें और आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज सियासत के अंदर मुलविस हैं, तो इसका क्या मफहूम लिया जाए? सर, आप देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज की कोई वीडियो आई, ऑडियो आई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप देखें कि मैं तो पिछले 12 दिन से कह रहा हूं कि जजेस अपना माइंड बना चुके हैं। क्या ही अच्छा होता
کہ اس ملک کے اندر اس پرابلم کو ایک ہی دفعہ پرابلم کو سالو کر دیا جاتا اگر عدالت عظمیٰ کے کندھوں پہ بوجھ آ گیا تھا, آنریبل چیف جسٹس کے کندھوں پہ معاملہ آ گیا تھا, تو ایک بینچ بنا دیتے فل بینچ تمام ججوں کا, تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا, نہ یہ کنٹروورسی رہتی, نہ کوئی اس کے اوپر اختلاف کرتا, نہ کوئی اختلاف اس کے ساتھ کھڑا ہوتا, تو وہ سب کے لیے فیصلہ ماننا ہو جانا تھا. اب 3 ججز نے, وہ ججز جن کا مائنڈ ساری دنیا کو پتا ہے, آنریبل ججز ہیں, ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کا باعث بھی ہم سب کے سامنے ہے, ساری دنیا کو پتا تھا کیا فیصلہ آنا ہے. کیوں عمران خان صاحب بات کر رہے تھے؟ اگر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ فل کورٹ بنا دے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا فل کورٹ بنا دیتے, معاملہ ختم ہو جانا تھا. ویسے علی بدر صاحب, فل کورٹ سے آپ نے حاصل کیا کرنا تھا؟ اگر ہم تعداد دیکھیں تو جو ہم خیال ججز ہیں ان کی تعداد 8 ہے, اور جو آئین پسند ججز کہلاتے ہیں ان کی تعداد 6 یا 7 ہے, تو بیلنس تو پھر نہیں ہے, الیکشن تو پھر بھی ہے, اپنا پٹیشن تو پھر بھی آپ نے لوز کر جانی تھی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم خیال ہو یا آئین کے ہوں, بات یہ ہے کہ سب نے آئین کو فالو کرنا ہے, کوئی جج آئین سے بالا تر نہیں ہے, کوئی جج ایسا نہیں ہے جو آئین شکنی کر سکے, سب نے اپنی اپنی آئین کی انٹرپریٹیشن دینی تھی, آئین سے ہٹ کے تو کسی نے بات نہیں کرنی تھی. اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے شخص, کوئی علی بھی بدر ایسا صاحب, جج آپ نہیں ہے کی جو آئین جماعت سے ہٹ کے حکومت بات کا کر ایک سکے. بڑا اتحادی کنسیڈر ہوتی ہے آپ کی جماعت. اب کابینہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. ریمیڈی کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قراردادوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ ایوان کے اندر ایک چھوڑ 10 قراردادیں لے آئیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو افیکٹ نہیں کر سکتی. کیا ریمیڈی ہے, کیا لائن آف ایکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ تو آ گیا, اب فیصلے کی جو اگر کابینہ اس کو رد کرتی ہے, وہ کابینہ کا رائٹ ہے. کابینہ اگر اس فیصلے کو سمجھے کہ فیصلہ ٹھیک ہے تو اس کو آنر کرے, اگر نہیں سمجھتی تو اس کو نو آنر کرے. یہ کابینہ کا رائٹ ہے, یہ کابینہ کے لوگوں نے دیکھنا ہے, پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ نے دیکھنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو فیصلہ دیا ہے, یہ جو 184(3) کا پرابلم ہے, اور جس کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 منٹ میں بینچ بنا, 5 منٹ میں بینچ آیا, اور 5 منٹ میں بینچ نے فیصلہ سنایا, اور وہ 8 صفحات کے اوپر مشتمل فیصلہ تھا جو 5 منٹ کے اندر دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا کوئی بھی دنیا کا جج ہو, پرنسپل آف نیچرل جسٹس کیا کہتا ہے؟ nobody should be condemned unheard. یہاں پہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو سنا ہی نہیں گیا, ان کا موقف نہیں سنا گیا. میں یہ بات تو 12 دفعہ کہہ چکا ہوں, آج آپ کے پروگرام میں بھی بات کر رہا ہوں کہ ان آنریبل ججز کے اندر باعث تھا, اور انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا. علی بدر صاحب, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, تمام جمہوریت پسند اور تمام قانون پسند لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو سنا جانا چاہیے تھا. وہ بیسک اور میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. اب یہ آپ کا موقف نہیں سنا گیا. اگر آپ اس بنیاد کے اوپر ریویو پٹیشن کے اندر بھی جاتے ہیں تو انہی 3 ججوں نے سننا ہے جنہوں نے آپ کی یہ پہلے استدعا مسترد کر دی. فاروق ایچ نائک کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ تحریری طور کے اوپر دے دیں, زبانی نہیں سن سکتے. تو کیا توقع ہے آپ کو کہ اگر آپ ریویو پٹیشن کے اندر جاتے ہیں تو کوئی ریمیڈی, کوئی ریلیف آپ کو مل سکے گا؟ بھائی آپ کے یہ سارے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ اگر ججز آپ کی بات سننے کو تیار نہیں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے, ساری قوم کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ریویو پٹیشن میں بھی انصاف نہیں ملنا, بات نہیں سنی جانی, تو یہ تو بات عیاں ہے کہ ججز نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا, اور سب پوری قوم کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ججز نے کیا فیصلہ کرنا تھا. بات اچھی یہ ہونی تھی, میرٹ کی یہ ہونی تھی, انصاف کی یہ ہونی تھی, قانون کی یہ ہونی تھی, جمہوریت کی یہ ہونی تھی کہ اگر ساری دنیا اس کے اوپر ججز کو استدعا کر رہی ہے, ہمبل سبمیشن کر رہی ہے, ریکویسٹ کر رہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں, انکلوڈنگ عمران خان صاحب جنہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں, تو کیا حرف تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ کیوں نہیں بنایا فل کورٹ؟ کیا اتنی مجبوری تھی؟ وہ چیف ہے. جب آپ کسی محکمے کے ہیڈ ہوتے ہیں, کسی انسٹیٹیوشن کے چیف ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر بڑا دل کرنا چاہیے, آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے. علی بدر صاحب, یہاں یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ now who will question them, ان کو سوال کون کرے گا کہ میجر سٹیک ہولڈرز کو آپ نے نہیں سنا, کوئی فورم آپ کے پاس موجود نہیں ہے, کیا ہوگا آگے؟
देखें, असल बात यही है ना कि जजेस जब इस तरह का फैसला करें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ चंद दिन पहले जब बात की, उन्होंने जुडिशियल डिक्टेटरशिप की बात की कि जजेस गलत फैसला करें, जजेस आइन शिकनी करें, तो फिर कौन है, फिर उसकी क्या रेमेडी है? इसके ऊपर पूरी कौम को, पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्टेक होल्डर्स पे बैठ के सोचने की जरूरत है। आप देखें, चीफ जस्टिस और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने और इस बेंच ने जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी थी, बहाल कर दी थी, लेकिन इन्होंने जो आइन शिकनी जिन्होंने की, कासिम सूरी ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उनको आज तक मुलजिम इल्जाम नहीं ठहराया। क्यों नहीं ठहराया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती? जी, किस बहुत लिए बहुत बैठे हैं ये शुक्रिया जज? आपका किस लिए अली ये बदर। अदालतें? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कासिम सूरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही, ये सवाल था अली बदर का। लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि हुकूमत आपकी थी, काबीना के अंदर आप मेजर शेयर होल्डर हैं, तो फिर आपकी जानिब से ये कदम उठा लिया जाना चाहिए था। हुकूमत कोशिश कर लेती कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती जिन्होंने आइन शिकनी की, लेकिन खामोशी, खामोशी और सिर्फ खामोशी। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं? क्या हुकूमत रिव्यू पिटिशन के अंदर जाएगी या फिर वो उस कानून साजी के अप्रूव होने का इंतजाम करेगी और इंतजार करेगी जो इस वक्त ऐवान सदर के अंदर मौजूद है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुतालिक फैसले किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर अंसारी। उनसे जान लेते हैं कि अब उनकी जमात का लाहे अमल क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। जुबैर अंसारी साहब, वेलकम टू द शो। अंसारी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बहुत ज्यादा शोर है जी, आवाज आपकी समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? अंसारी साहब, क्या ऑप्शंस हैं अब आपकी जमात के पास? लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? आगे क्या देख रहे हैं आप? करारदादों से तो कोई मामला हल होने वाला नहीं है। अंसारी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अंसारी साहब के साथ हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा, आवाज़ का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि हुकूमत का कहना ये है कि हम एक करारदाद मंजूर कर चुके हैं, एक करारदाद और लेकर आएंगे। आज वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें डेडलाइन दी है जिसके अंदर हमें फंड्स जारी करने हैं और फंड्स जारी करके ये भी बताना है कि ये लमसम अमाउंट होगी या फिर किस्तों के अंदर होगी, और फिर आपको 11 अप्रैल को ये तमाम तर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जमा करवानी है। वफाकी काबीना का कहना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, हमें इससे इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ करके करेंगे क्या? ऑप्शंस इनके पास क्या मौजूद हैं? रिव्यू पिटिशन के अंदर जाते हैं तो वही तीन जज जिनके बारे में इनके रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होने चाहिए, और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून खुलेआम जलसों के अंदर इन 3 जजेस के खिलाफ हर्जा सराई करती नजर आती हैं। ये वही 3 जज हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबिल फख्र जज करार देती है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं? इन ऑप्शंस को जानने के लिए हमारे साथ जुबैर अहमद अंसारी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है, उनसे जानते हैं कि उनकी जमात के पास ऑप्शंस क्या है। जुबैर अंसारी साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, क्या ऑप्शंस है आपकी जमात के पास? करारदाद एक आपने कल पास कर ली थी, एक करारदाद आने वाले कल के अंदर आप पास कर लेंगे। करारदादों का सुप्रीम कोर्ट क्या बिगाड़ सकेगी, या सुप्रीम कोर्ट का ये करारदादें क्या बिगाड़ सकती हैं? सबसे अहम नुकता तो ये है सर के करारदाद तो बिलाशुबा एक मौजूद माशरे का निशानदही है कि हम पार्लियामेंट के जरिए बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि ये एक अक़लियती फैसला है जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं मानता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस अक़लियती फैसले को जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर थोपा जाएगा, तो पहले तो आप अपना घर को सीधा करें ना। घर में पूरा जुबैर अंसारी साहब, ऐवान के अंदर गुफ्तगू करके, जलसों के अंदर तकरीरें करके हाउस इन ऑर्डर ना अपना किया जा सकता है ना दूसरों का किया जा सकता है। सवाल तो ये है कि अब आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? रिव्यू पिटिशन एक वाहिद आपके पास हल नजर आता है। रिव्यू पिटिशन के अंदर आप कब जाएंगे? और ये वही रिव्यू पिटिशन होगी जिसको वही 3 जज सुनेंगे जिन पर आप एतराज कर रहे हैं, जिनके बारे में आपके कायद का कहना यह है कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। ऑप्शंस क्या हैं? बस बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 जज ही बाकी रह गए, या सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो हैं इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए उनका क्यों गला घोंटा जा रहा है? तो ये तो तारीख लिखी जा रही है, इसका एक एक लफ्ज जो है तारीख में लिखा जा रहा है।
बिलाशुबा हम पूरी कोशिश करेंगे इंतहाई मौजूद तरीके से, इंतहाई जो हमारा पार्लिमानी हमारा हक है हम पूरा उसके ऊपर इसे यूटिलाइज करेंगे। हमें किसी भी हद पर जाना पड़ा इंशाल्लाह हम जाएंगे और हक और सच अंसारी साहब, लेके किस हद तक आप लोग जाएंगे? एक सरकारी अफसर को वापस बुलाने के लिए आपका वजीर आजम पूरी काबीना की मीटिंग करता है और फिर उसके बाद उस अफसर को सुप्रीम कोर्ट रिलीज नहीं करता। किस हद तक जाएंगे और कौन सी हद है, कौन सी हद को क्रॉस कर लेंगे आप? नहीं सर, बात ये इसमें हंसने की बात नहीं है, ये अलमिया है, रोने की बात है कि सरकारी जो एक बंदा है वो एक आम सरकारी बंदा एक जस्टिस को वो चैलेंज कर रहा है। तो जब यहाँ हालात ये हो जाते हैं, जब ये मामलात हो जाते हैं तो ये अलमिया है, ये इस मुल्क का भी अलमिया है और ये उन तमाम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तमाम दुनिया के लिए ये हंसी का मजाक बना है कि एक सीनियर तरीन जज जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, स्टार लेवल का बंदा जो है उनको चैलेंज करता है। तो मैं समझता हूँ ये मजाक है, ये सुप्रीम कोर्ट का मजाक है जनाब। अंसारी साहब, ये सदमे, ये अलमिये हम 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप और मैं उस क्लास के साथ ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सवाए सदमात के कुछ बर्दाश्त नहीं किया। अब रेमेडी क्या है? सवाल तो ये है कि करेंगे क्या? ये तो जलसों की बातें हैं, ये कानून की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगी। क्या करेंगे आप? हमने क्या करना है, हम वो करेंगे जो पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह देखेगा। हम बिल्कुल कानून में रह के जो कानूनी हमारे हक हैं, हम भी अपने, हमारे पास भी बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम भी अपने लीगल्स के साथ तमाम मुकम्मल रास्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा सरप्राइज सब देंगे। हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि अब वो जमाना नहीं रहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह को सजाए मौत दे दी गई थी। अब वो जमाना नहीं रहा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जो फैसले किए थे। अभी भी आप देखेंगे जिस तरह से साकिब निसार को भूल गए आप। जी साकिब, मैं ये बताने लगा हूँ आपको सर कि ये जो 3 जज अभी जितने फैसले आए हैं हमारे खिलाफ आए हैं और ये 3 जजों की समाअत हुई, जब भी हुई, इसके अलावा जो भी जज आया उन्होंने कबूल नहीं किया। तो ये एक टीम वर्क हुआ है, ये एक क्रिकेट टीम बना दी गई है इमरान खान ने, जिसमें फास्ट बॉलर हैं, एक बैट्समैन है और ये 11 रुपये टीम उन्होंने बनाई है अपनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें डिवाइड है, 9 एक तरफ है, 6 एक तरफ है। तो हम मेजोरिटी को जो फैसला मानने को तैयार है, अकलियती फैसला किसी सूरत हमारे पर थोपा नहीं जाएगा। चलिए, आपको ये भी खबर दे दें कि अगर आज भी फुल कोर्ट बेंच बन जाए तो शायद आपकी सुनवाई ना हो पाए, आपकी समाअत जो आप रेमेडी चाहते हैं वो बराबर ना हो सके, क्योंकि तवक्को ये की जा रही है कि हम ख्याल जजेस की तादाद ज्यादा है और आइन पसंद जो अपने आप को कहलवाते हैं जजेस, उनकी तादाद कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुबैर अंसारी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान राय हसनैन को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।